गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विज़न की 15 जून की डेली करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है। तो गाइस आज थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा बिजी थी, इवन कि मेरा मन भी नहीं कर रहा था। सोचा था कल सुबह लेके आऊँ, बट मैंने सोचा कि नहीं यार, ठीक है तो लेके चलते हैं। तो चलिए हम आज के फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द साइंटिस्ट फिनिश सिक्वेंसिंग 100% ऑफ द ह्यूमन जीनोम। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी अंडर द GS3। तो गाइस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ लाइक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। फाइन, तो चलो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्या है। जो टेल्यूमेर टू टेल्यूमोर एक कंसोर्टियम है, जो एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, उनके जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या किया है, ह्यूमन का जो जीनोम है उसको पहली बार क्या कर दिया, उसकी सीक्वेंसिंग कर दिए, कंप्लीट कर दिए। ठीक है, रिसर्चर्स एट द टेल्यूमर टू टेल्यूमर कंसोर्टियम, जो कि एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, हैव सीक्वेंस द फर्स्ट कंप्लीट ह्यूमन रेफरेंस जीनोम। ठीक है, जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब आपको पता ही होगा। सिंपल बात ये कि आपको पता ही है कि हर एक इंडिविजुअल में DNA होता है। ठीक है, एंड दैट्स कंप्लीट सेट ऑफ DNA को हम जीनोम बोलते हैं। तो उसमें जो बेस पेयर्स होते हैं उनको हम एग्जैक्ट ऑर्डर क्या है उसको हम डिकोड कर सकें। फाइन, तो जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है कि जो बेस पेयर्स होते हैं उनको एग्जैक्टली डिकोड करना इन एन इंडिविजुअल। अभी मैंने आपको बता ही चुकी हूँ जीनोम क्या होता है। अगेन गाइज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू। जो जीनोम है वो एक ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सेट ऑफ DNA होता है। इसमें सभी आपके क्रोमोसोम्स होते हैं जो DNA को रखते हैं और जीन्स को रखते हैं। फाइन, ह्यूमन जीनोम में 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए गाइज। देखो बेस पेयर्स होते हैं जो 4 होते हैं, ग्यूनाइन, साइटोसिन, एडिनाइन एंड थाइमिन। आपको पता है ये जो होते हैं पेयर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, मेनली AG और CT पाए जाते हैं जहाँ तक मेरे को याद है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है आप ये थोड़ा खुद देखना, आई थिंक आपको पता होना चाहिए। फाइन, ये क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो आपको ये पता होगा फाइन कि जो कंप्लीट सेट ऑफ DNA को क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। और इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स क्या करता है, वो DNA को अपने अंदर रखता है और जीन्स को अंदर रखता है। ठीक है, अब इससे क्या होएगा, ह्यूमन जीनोम में क्या 3 बिलियन, मतलब कि एक ह्यूमन के अंदर जो है 3 बिलियन ऐसे पेयर्स होता है। मतलब कि ये जो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जो क्या करते हैं कि ह्यूमन बीइंग को एक इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उनको मेंटेन करते हैं। फाइन, अब जीनोम सीक्वेंसिंग जो हमने डिकोड किया है इससे हमें क्या हेल्प मिलेगा, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, रेयर डिजीज़ का क्या कोज है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा किस तरह से वायरस स्प्रेड होता है, इवोल्व होते हैं, उन सबकी अंडरस्टैंडिंग हम समझ सकते हैं। जेनेटिक म्यूटेशन, आपने देखा होगा कितना डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस आया है कोरोना में, तो उन म्यूटेशंस को हम समझ सकते हैं। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि पर्टिकुलर पॉपुलेशन, आपने देखा होगा कुछ डिजीज़ होती हैं वो एशिया या सब सहारन अफ्रीका में प्रिवेलेंट होती हैं। ठीक है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, ये रिवील कर सकते हैं कि किस पॉपुलेशन को कौन सी डिजीज़ ज़्यादा हो रही है। फाइन, अब क्या ऑलरेडी हमने इनिशिएटिव लिए गए हैं सो दैट हम जीनोम सीक्वेंसिंग एरिया को हम और ज़्यादा इंप्रूव कर सकें। सबसे पहले एक इंडिजिन प्रोग्राम आया था जो CSIR के द्वारा फंड किया जा रहा है। CSIR दैट इज़ द काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो गाइस इस बॉडी के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। इसका काम यही है कि जो इंडिया के 1000 इंडिविजुअल्स हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करेगी जो अदर एथनिक ग्रुप से बिलोंग करता है। आपको पता है इंडिया कितनी डाइवर्स कंट्रीज़ है, तो हम मेनली क्या है, इंडिया में रहने वाले 1000 लोगों जो डिफरेंट एथनिसिटी के उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे। नेक्स्ट है हमने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट चला गया, और ये किसके द्वारा चला गया, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब देखो ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए इंडिजन प्रोग्राम कौन चला रहा है, CSIR चला रहा है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट कौन चला रहा है, DBT चला रहा है। ठीक है, तो ये आपको बॉडी का नाम पता होना चाहिए कि कौन सी बॉडी कौन सा प्रोजेक्ट चला रही है। इसका एम क्या है कि ये 10,000 जेनेटिक सैंपल्स कलेक्ट करेगा जो हमारी इंडिया के अक्रॉस जो भी सिटीजन्स हैं। फाइन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये एक इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट है। ठीक है, अब ये इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है जिसमें हम क्या करेंगे, जो ह्यूमन जीनोम है एंटायर ह्यूमन जीनोम का DNA सीक्वेंसिंग करेगी। और ये जो प्रोजेक्ट है 1990 में शुरू हो गया था और 2003 में कंप्लीट हो चुका है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। दैट इज़ द G7 एकोमोडेट्स इंडिया स्टैंड ऑन इंटरनेट कर्ब्स। ठीक है, तो गाइस हमने ये कल भी पढ़ी है G7 कंट्री के बारे में, लेकिन न्यूज़ कुछ और थी। कल हमने ये पढ़ा था वर्चुअल समिट है ये, और अभी क्या है देखो, G7 ने क्या किया है, इंडिया का जो स्टैंड लिया है, मतलब कि उसको सपोर्ट किया ऑन इंटरनेट कर्ब्स। अब हम जरा ये पढ़ते हैं इस न्यूज़ में है क्या। अभी क्या है, कहीं ना कहीं इंडिया में दखल अंदाजी करी किसने, आउटसाइड ना G7 नेशंस ने। और G7 नेशंस ने क्या किया है, उन्होंने ओपन सोसाइटी स्टेटमेंट को मॉडिफाइड किया है और ये बोल के बोला है कि इंटरनेट शटडाउन्स और सिक्योरिटी में कोई ना कोई डिफरेंस होता है। आपने देखा होगा एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया था कि इंडिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। ठीक है, इवन कि सीरिया से भी ज़्यादा जहाँ पे इतना ज़्यादा सिविल वार हो रहा है। फाइन, तो G7 कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक्चुअली इंडिया के इस चीज़ को फेवर किया, सपोर्ट किया, और उन्होंने बोला है कि जो एक इंटरनेट शटडाउन
और सिक्योरिटी नीड्स के लिए हमें डिस्टिंक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और अगर इंडिया ने ऐसा किया तो गलत नहीं किया। इससे पहले भी एक स्टेटमेंट इशू की गई थी G7 के फॉरेन मिनिस्टर्स के द्वारा। कब इशू की गई थी? मई 2021 में, उन्होंने क्या किया था, इंडिया के जो इंटरनेट शटडाउन रहे हैं उनको कंडेम किया है और ये बोला था कि कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वायलेशन है। फिर इंडिया ने क्या किया था, इस स्टेटमेंट को अपोज किया और ये बोला कि जो इंटरनेट का फ्रीडम है वो अगर नेशनल सिक्योरिटी को इंटरवेन करता है तो फिर वो जो इंटरनेट का फ्रीडम है वो आपका सेकंड थिंग है। फाइन, बिकॉज जो इंटरनेट शटडाउन है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम अपने कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर का सिक्योर करना है। और जो कम्युनल वायलेंस जो आपने देखा होगा हमारे इंडिया में मैक्सिमम सोशल मीडिया पे यही फैलता है, हिंदू मुस्लिम बीजेपी कांग्रेस ऐसी चीज़ें फैलती है, तो इसको अगर आप कॉम्बाट करना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, तो अब आप चल सकते हो जो ओपन सोसाइटी स्टेटमेंट है ये G7 मेंबर्स के द्वारा साइन की गई थी और इसमें कुछ गेस्ट कंट्रीज थे जिन्होंने साइन किया था इंक्लूडिंग इंडिया। ये जो ओपन सोसाइटी स्टेटमेंट है ये एनकरेज करती है कि सभी को ह्यूमन राइट्स मिले, चाहे ऑनलाइन और ऑफलाइन। और ये जो जो ओपन सोसाइटी स्टेटमेंट में जो ह्यूमन राइट्स हैं वो किसके अकॉर्डिंग सेट किए गए हैं? एज पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एंड अदर ह्यूमन राइट इंस्ट्रूमेंट्स, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन को ये अपोज करता है। फाइन, इसके अलावा ये क्या इंश्योर करता है? डेमोक्रेसी, इंक्लूडिंग हर एक का सिटीजन का राइट टू वोट है इन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और हर एक बंदे का राइट है कि वो अपना इकट्ठा हो सकता है, ऑर्गेनाइज हो सकता है और पीसफुली इकट्ठा हो सकता है। इसके अलावा हर एक बंदे का पूरा हक है कि वो पूरा अच्छे से सोसाइटी में इंक्लूड हो सकता है, सॉलिडेरिटी और इक्वली अपॉर्चुनिटी को होल्ड कर सकता है, इंक्लूडिंग द डिजिटल इंक्लूजन, जेंडर इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। आई थिंक इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो गाइज यही जो ओपन सोसाइटी स्टेटमेंट है इसका काम यही है, इन चीज़ों को एनकरेज करना। अब हम जरा देख लेते हैं इंडिया का इंटरनेट शटडाउन का क्या स्टेटस है। अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी यूके के बेस्ड रिसर्च फर्म के द्वारा जिसका नाम था टॉप 10 VPN। उन्होंने बताया था जो इंडिया में 2020 में जो इंटरनेट शटडाउन हुए हैं उसकी वजह से इंडिया को $2.8 बिलियन का लॉस हुआ है, जो कि नियर अबाउट 70% लॉस है अगर हम ग्लोबली देखें। ठीक है, ग्लोबली इंटरनेट शटडाउन की वजह से $4 बिलियन लॉस हुआ है और इंडिया की वजह से सिर्फ जिसमें इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट करता है $2.8 बिलियन विच इज़ 70%। इसके अलावा इंडिया कॉन्टिन्यूट क्या कर रहा है, इंटरनेट का रिस्ट्रिक्ट कर रहा है एक्सेस मोर देन एनी अदर कंट्री। ये भी हमने पढ़ लिया कि सबसे ज़्यादा शटडाउन होते हैं वो इंडिया में होते हैं, 75 टाइम्स ज़्यादा हुए हैं 2020 में। तो और अगर देखा जाए जो इंटरनेट सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट हुआ है वो कश्मीर में हुआ है, तो इसमें बोला था इट इज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेट शटडाउन इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है 86% National Food Security Act beneficiaries brought under the One Nation One Ration Card plan in 32 states, Union Territories Center to Supreme Court। आपको पता है कितने टाइम से, लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट जब से ये लॉकडाउन हुआ है तभी से ये काम चला रहा है कि सभी हम स्टेट्स को कनेक्ट कर सकें वन नेशन वन राशन कार्ड के अंडर। तो गाइस ये जो माई न्यूज़ है सोशल इशूज़ में कवर होगी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अभी क्या है, देखो सबसे पहले आपको ये पता ही होगा कि वन नेशन वन राशन कार्ड का एम यही था कि हमें क्या करना है। जो आपको पता है पहले क्या होता था, सिर्फ जो जहाँ पे रहता है वो वहीं के PDS शॉप से अपना राशन खरीद सकता था। लेकिन अब जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो बिहार में ना रह के हरियाणा में काम करें, अगर वो हरियाणा के PDS शॉप से खरीदा है तो वो खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर यही था कि हम क्या कर सकें, राशन कार्ड की नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी कर सकें अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, सो दैट जो भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं वो अपने फूड ग्रेन्स किसी भी फेयर प्राइस शॉप से खरीद सकते हैं विदाउट नीडिंग टू ऑब्टेन न्यू राशन कार्ड। फाइन, इसका एम यही था कि हमें क्या करा जाए कि जो बेनिफिशियरीज हैं, जो लोग हैं, उन्हें मना ना किया जाए राशन के लिए बिकॉज ऑफ इंटरस्टेट माइग्रेट। ये क्योंकि वो किसी और स्टेट में माइग्रेट हो तो मना ना करें। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंटरस्टेट माइग्रेंट्स हमारे इंडिया में 5.4 करोड़ है। जो वन नेशन वन राशन कार्ड है वो स्कीम किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ये मतलब सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका नाम है इंटीग्रल मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, और जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ये लीगल प्रोवाइड करते हैं पर्सनस को, उन एलिजिबल हाउस होल्ड्स को, कि वो फूड ग्रेन्स ले सकते हैं सब्सिडी प्राइस पे। और आपको पता ही है वो सब्सिडाइज प्राइस कौन कौन से, राइस 3 रुपये पर किलो, वीट 2 रुपीज़ पर केजी, और जो मोटे अनाज है दैट इज़ अ कोर्स ग्रेन 1 रुपये पर केजी। कवरेज क्या है, इसमें हम 75% रूरल एरियाज़ और 50% अर्बन पॉपुलेशन को कवर करते हैं और मिला के टोटल ओवरऑल 81.35 करोड़ पर्सन है। तो गाइज ये जो चीज़ है ना वो सारी की सारी आपके प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। अभी क्या सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि हमने क्या किया, जो बची हुई 4 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज थी दैट इज़ द असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल, उनको भी हमने क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर लिया है डिपेंड अपॉन द टेक्निकल रेडीनेस ऑफ दी स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट पोर्टेबिलिटी ऑफ द रेशन कार्ड। ठीक है, सेंटर ने सेम मैनर में रिप्लाई किया है कि हमें क्या करना है, टेम्परेरी मैनर में अभी फूड प्रोवाइड करना है माइग्रेंट वर्कर्स को जो कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है
प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द UN हाई लेवल डायलॉग ऑन द डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड द ड्राउट। तो गाइज ये जो न्यूज़ है हमारी एनवायरनमेंट में कवर होगी। अभी क्या है 14th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, आपको पता होगा, ठीक है, COP होता है। तो और ये किसका हुआ है, UN दैट इज़ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का। उसमें जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने हाईलाइट किया है कि इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए गए हैं सो दैट जो हमारे इंडिया में जो लैंड डिग्रेड हो रहा है हम उनको एड्रेस कर सकें, ठीक है। तो सिंपल बात ये है, अभी क्या 14th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ है जिसमें इंडिया ने ये बोला है कि हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं सो दैट हम जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या लिए हैं, ठीक है। अब हम जरा पढ़ते हैं। अब प्रधानमंत्री ने ये बोला है कि हमने पिछले 10 साल में, एक डिकेड में नियर अबाउट 3 मिलियन हेक्टर्स को और ऐड किया है अंडर द फॉरेस्ट कवर। इसके अलावा जो 26 मिलियन हेक्टर का डिग्रेडेड लैंड है जो 2030 तक हम क्या कर लेंगे और क्रिएट कर लेंगे सो दैट हम एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएट कर सकते हैं 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब आपको पता ही है जो हमारे पेड़ होते हैं या ओशंस होते हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, आपके कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जितना हम लैंड जो डिग्रेड को रिस्टोर करेंगे उतना ही जो हमारा कार्बन एमिशंस हैं वो हमारे कम होंगे। फाइन। तो लैंड डिग्रेडेशन आपको पता ही होगा, इट इज़ लाइक अ टेम्परेरी, या आप किसी भी परमानेंट उस पर्टिकुलर लैंड की प्रोडक्टिविटी को आप ख़त्म कर देते हो ड्यू टू द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर। प्रेजेंटली इंडिया का 29% जो लैंड है वो डिग्रेड हो चुका है और ऐसा है रिपोर्ट्स के अनुसार ये है कि इसकी वजह से इंडिया को 2.5% GDP का नुकसान हो रहा है। मेन प्रोसेसेस क्यों है, क्यों हमारा इतना लैंड डिग्रेड हो रहा है, ड्यू टू सोइल इरोजन, बिकॉज ऑफ वाटर या विंड की वजह से और वेजिटेशन कवर के डिग्रेडेशन की वजह से। ऑलरेडी इंडिया ने काफ़ी इनिशिएटिव ले हुए हैं सो दैट हम डिग्रेडेशन को अवॉइड कर सकें और रिस्टोर कर सकें। सबसे पहले हमने सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम लगा रखी है सो दैट जो फार्मर्स हैं जो इतना इरेलीवेंट फर्टिलाइजर देते हैं उसको प्रिवेंट कर सकें। इसके अलावा हमने नेशनल लेवल लैंड डिग्रेडेशन मैपिंग की गई है बाय इसरो के द्वारा फॉर बेटर वे में हम प्लान कर सकें। नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम्स हुआ है सो दैट हम क्या कर सकें, अपने इंडिया का फॉरेस्ट और ट्री कवर को और ज़्यादा प्रमोट कर सकें। अब आपको इस बॉडी के बारे में पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये 1994 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बाइंडिंग है या नहीं है, ये पूछ लेता है। तो यू शुड नो कि ये बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका एम ये कि हमें क्या करना है, एनवायरनमेंट को लिंक करना है कि किस तरह से हम अपना, मतलब कि हमें अपना सस्टेनेबल डेवलप भी होना है लेकिन हमें अपना लैंड का ध्यान रखना है, ठीक है। इसका एम ये कि जो स्पेशली जो एरिड मतलब जो ड्राई लैंड होते हैं या जो सेमी ड्राई लैंड होते हैं उनको एड्रेस करना, ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमम जो इकोसिस्टम है या फिर पीपल्स है वहाँ पे रहते हैं। COP जो 14 हुई थी 2019 में, उसमें दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था जिसमें हमने फोकस किया था कि किस तरह से हम बेटर वे में असेस कर सकते हैं ओवर लैंड विद जेंडर सेंसिटिव ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि COP जो 14 हुई थी 2019 में उसमें हमने दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया था। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं, RBI रिलीजेस कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट ऑन रेगुलेशन ऑफ द माइक्रो फाइनेंस। तो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी अंडर GS3 और ये जो न्यूज़ है गाइज ये है मीन्स ओरिएंटेड न्यूज़। फाइन। तो अभी क्या है, देखो जो RBI ने ये जो डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि जो माइक्रो फाइनेंस बोरोवर्स होते हैं, मतलब कि देखो जो जिनको माइक्रो फाइनेंस मतलब कि कम पैसा का उधार चाहिए, ठीक है, तो हम उनके जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस कर सकें क्योंकि उन लोगों के पास भी क्या बहुत ज़्यादा वो कर्ज में चले जाते हैं। लाइक सपोज करो अगर मैं 10-10 हज़ार रुपये करके लोगों को दे रही हूँ तो मैं तो बहुत ज़्यादा डेप्ट में चली जाऊँगी ना, तो ये बात हो। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि हम क्या कर सकें, जो माइक्रो फाइनेंस बोरोवर्स हैं उनका जो ओवर इंडेप्टनेस, जो बहुत ज़्यादा उधारी में चले गए हैं, जो कर्जे के अंदर दब चुके हैं, उनके कंसर्न्स को एड्रेस करें और जो इंटरेस्ट रेट है उनको हम डाउन करें, ठीक है। मतलब सिंपल बात है कि आपने कम अमाउंट में लोन लिया लेकिन आप भी क्या है कहीं ना कहीं उसमें दब गए हो, ठीक है। और अब वो हम कैसे कर, क्योंकि इंटरेस्ट तो लगी रहा ना, तो वो हम कैसे कर सकते हैं अगर आपके इंटरेस्ट रेट को थोड़ा कम कर दें, ठीक है। तो कंसल्टेटिव पेपर ये 10 साल बाद आया आफ्टर जब मलेगाम कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2011 में ऑन माइक्रो फाइनेंस रेगुलेशन। माइक्रो फाइनेंस एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, जो पुअर लोग होते हैं उनको असिस्ट करते हैं कि वो ऐसा काम करे, कुछ पैसे का उधार दें, हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं सो दैट वो पॉवर्टी से बाहर आ सके। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे उनको क्रेडिट प्रोविजन का दे देते हैं या फिर कुछ और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे सेविंग्स, इंश्योरेंस, मनी ट्रांसफर एंड काउंसलिंग, ठीक है। डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं इसमें, मतलब कि माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटी काफ़ी डिफरेंट लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे NBFCs भी हो सकती हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी हो गए, कमर्शियल बैंक्स भी दे सकते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, NGOs या फिर
एंड मैनी अदर इंस्टीट्यूशंस ये आपको प्रोवाइड कर सकते हैं माइक्रो फाइनेंस। एट प्रेजेंट जो माइक्रो फाइनेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो अप्लाई किस पे होता है, ओनली एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पे, जो नियर अबाउट 30% कंट्रोल कर रही है माइक्रो फाइनेंस की लैंडिंग को, ठीक है, और जो नियर अबाउट 2.47 लाख करोड़ की मार्केट है। अब हमें इस रेगुलेशन की क्यों जरूरत है, क्योंकि इस सेक्टर में जो बोरवर्स हैं वो बार्गेनिंग पावर उनमें इतनी अच्छी नहीं है और उनके पास इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी भी नहीं है, मतलब कि उनके पास नॉलेज नहीं है इससे रिलेटेड। जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टूल है सो दैट हम सभी लोगों को फाइनेंशियली क्या कर सकें, इंक्लूड कर सकें। इसके अलावा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर हमें अपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बूस्ट करना हो बाय ड्राइविंग बिजनेसेस। ऑफकोर्स अगर आपको अपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इंप्रूव करना तो हमें उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी कांट इग्नोर दिस सेक्टर, ठीक है, जॉब्स क्रिएट करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए फॉर लो इनकम हाउस होल्ड बाय प्रोवाइडिंग द एक्सेस टू द क्रेडिट। फाइन, अब जरा हम ये देख लेते हैं क्या प्रपोजल्स आए हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक माइक्रो फाइनेंस लोन्स की कॉमन डेफिनेशन है, मतलब कि अभी मैंने बोला कि डिफरेंट प्लेयर्स हैं, लेकिन अभी क्या किया है, माइक्रो फाइनेंस जो लोन्स हैं उनके लिए कॉमन फाइनेंस ले गई है। अब क्या है, जो आरबीआई रूल्स के अंडर जो माइक्रो फाइनेंस बोरो होते हैं वो आइडेंटिफाई किया जाएगा किसके द्वारा, जिन हाउस होल्ड इनकम, मतलब कि जो इंसान जिसकी एनुअल इनकम 1.25 लाख से ज़्यादा ना हो, रूरल अगर एरिया में रह रहा हो और अर्बन या सेमी अर्बन एरिया में 2 लाख से कम हो, ठीक है, देन हम उसको ये फैसिलिटी देंगे। इसके अलावा हमने क्या किया है, जो ऑफकोर्स अब आपने लोन तो लिया, अब आप रीपे भी तो करोगे ना, हमें क्या करें, जो रीपेमेंट है लोन ऑब्लिगेशंस की उसको हमने थोड़ा कैप कर दिया। फिर इसके बाद नो प्री पेमेंट पेनल्टी, मतलब कि कई लोग होते हैं जल्दी लोन को वापस दे देते हैं। आप देखना अगर कोई मैक्सिमम देखना, अगर जो अमीर लोग होते हैं वो कार को लोन पे ले लेते हैं, ठीक है, बिकॉज अगर वो एक साथ में दे देंगे तो आपको समझना इनकम टैक्स दे देते हैं, लेकिन अगर वो प्री पे कर देना तो उन लोगों पे क्या होता है, मतलब बैंक मानता नहीं है, तो अगर प्री पेमेंट कर देंगे तो उस पर पेनल्टी नहीं लगेगी। नो रिक्वायरमेंट ऑफ कोलेट्रल, कोलेट्रल का मतलब आपको सिक्योरिटी नहीं रखना पड़ेगा बिफोर टेकिंग एनी लोन। फाइन, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं अपनी छोटे छोटे न्यूज़ पे, दैट इज़ अ न्यू अटलांटिक चार्टर। अभी के रिसेंटली यूएसए और यूके ने एक न्यू अटलांटिक चार्टर को साइन किया है, जिसमें यूएस और यूके इकट्ठे काम करेंगे सो दैट वो और पीसफुल और प्रोस्पेरस फ्यूचर को बिल्ड करेंगे। इसका ये है कि हमें क्या करना है, जो डेमोक्रेसी और ओपन सोसाइटीज़ के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को और सस्टेनेबल वे में ग्लोबल डेवलपमेंट करनी है और कलेक्टिव सिक्योरिटी और इंटरनेशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है। ओरिजिनली जो अटलांटिक चार्टर वो साइन किया गया था ब्रिटिश के पीएम विंस्टन चर्चिल और यूएसए के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट के द्वारा 1941 में, सो दैट दोनों जो कंट्रीज़ हैं आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार दोनों के जो गोल्स थे उनको अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अगेन वेरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये जो नाटो था 1949 में बना था थ्रू नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, इसे हम वाशिंगटन ट्रीटी भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसेल्स बेल्जियम में है और ये 30 कंट्रीज़ का एलियंस है जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से बिलोंग करती हैं। इनका फंडामेंटल गोल यही है कि हमें क्या करना है, फ्रीडम सेफगार्ड करना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है बाय पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स। अभी क्या है, यूएन चार्टर के 51 आर्टिकल के अंडर नाटो काम करती है कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म पे, मतलब कि जो जितनी 30 कंट्रीज़ हैं उनका इकट्ठा वो तीनों 30 की 30 कंट्रीज़ कमिटेड है कि वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब कि अगर एक देश में कहीं हमला हुआ है तो और जो 29 कंट्रीज़ हैं वो उनको प्रोटेक्ट करेगी और एक दूसरे के साथ खड़ी रहेंगी, ठीक है, एंड सेट्स अ स्पिरिट ऑफ सोलिडेरिटी विद इन द एरिया। रिसेंटली क्या है, नाटो के लीडर्स ने डिक्लेयर किया कि चाइना को एज अ कॉन्स्टेंट सिक्योरिटी चैलेंज, मतलब कि कहीं ना कहीं चाइना क्या है सभी कंट्रीज़ को क्या कर रहा है, एक सिक्योरिटी के इशू में चैलेंज कर रहा है। फाइन, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। गवर्नमेंट, आपको पता है ये जो जन औषधि केंद्र है वो किसके अंडर ओपन हुए, मतलब कि आप देखना यहाँ पे एक तरह का मेडिकल शॉप्स है गवर्नमेंट। फाइन, तो ये ओपन हुई है अंडर था प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है, और ये जो योजना थी वो लॉन्च की गई थी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा, सो दैट जो हेल्थ केयर बजट है हम उसको थोड़ा कम, मतलब कि लोगों को अफोर्डेबल वे में मेडिसिन प्रोवाइड कर सकें, जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड कर सकें एट अफोर्डेबल प्राइस। इसके अंदर सभी कंट्री के डिस्ट्रिक्ट्स को हमने कवर किया है। इसमें कौन कौन से एलिजिबल हैं, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, रेप्यूटेड एनजीओ, ट्रस्ट, प्राइवेट हॉस्पिटल, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट ने अभी क्या टारगेट को सेट किया है कि हम क्या करेंगे, ये जो जन औषधि केंद्र का जो टारगेट है उसको बढ़ा के 10,000 करेंगे बाय मार्च 2024। नेक्स्ट है इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। अभी क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने क्या किया है, 498 करोड़ रुपीज़ को अप्रूव करा है फॉर इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, जो किसके अंडर है, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, मतलब कि ये जो बजट अप्रूव किया है वो अगले 5 सालों के लिए। ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जिसका काम क्या है,
इस फ्रेमवर्क को एडमिनिस्टर करना। बाकी जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है ये क्या करता है, फंड्स को रिलीज़ करता है किसके लिए, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, सो दैट वो इस नेटवर्क को सेटअप कर सके, मैनेज कर सके। इसका काम यही है कि हमें क्या करना है, अपना डिफेंस सेक्टर और एरोस्पेस सेक्टर में अपना सेल्फ रिलायंट बनना है और इनोवेशन मतलब रिसर्च बढ़ानी है, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है इंक्लूडिंग, और उसमें हमें किसको इंक्लूड करना है, MSME, स्टार्टअप्स, इंडिविजुअल इनोवेटर्स, R&D इंस्टीट्यूट्स एंड अकेडमिया। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फैसिलिटीज टू बूस्ट रिसर्च। अभी क्या है, अभी 4 नए क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फैसिलिटीज़ पे डेवलपमेंट हो रही है। तो इंडिया का एम है कि हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर बायोलॉजी, एंजाइमोलॉजी और ड्रग डिस्कवरी इनमें अपना लीड करना है, मतलब कि हमें इनमें अपनी रिसर्च को बढ़ाना है। ठीक है, अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, व्हाट इज़ स्ट्रक्चर बायोलॉजी, व्हाट इज़ एंजाइमोलॉजी या ड्रग डिस्कवरी। ठीक है, तो क्रायोजेनिक्स एक साइंस है जो ये देखती है, जिसमें हमारा एम ये है कि हमें क्या करना है, कुछ चीज़ों को प्रोड्यूस करना है एट अ वेरी लो टेम्परेचर और उनके इफेक्ट्स को, इसके यूज़ के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको हाई रेजोल्यूशन स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं। मतलब सिंपल बात ये है कि देखो हम इस तरह की चीज़ें बनाएंगे जिसमें हम हाई रेजोल्यूशन इमेजेस करेंगे उन सॉल्यूशंस की, बायोकेमिकल्स की, जिसका मेन एम ये है कि हम क्या कर सकें, उन मटेरियल्स के बिहेवियर को समझ सकें लो टेम्परेचर्स पे, स्पेस टेक्नोलॉजी में समझ सकें। ठीक है, किस तरह से हम लिक्विड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए हम फूड, ह्यूमन बॉडीज़ को प्रिजर्व कर सकें फॉर रिस्टोरेशन और लाइफ स्टॉक सीमेन एंड टिश्यूज। नेक्स्ट है जीवन वायु, ये इंडिया का लो कॉस्ट पहला CPAP डिवाइस, आपको पता है बाईपैप और CPAP डिवाइस है जिसको डेवलप किया गया है IIT रोपड़ के द्वारा। CPAP दैट इज़ द कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, एक ट्रीटमेंट मेथड है, हम उन पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं जिनको ऑक्सीजन की कमी होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है लाइक स्लीप एपीनिया, या फिर लंग लिमिटेशन होती है। ठीक है, या कुछ लंग डैमेज हो गया कोविड की वजह से। ये जो काम देखो बाईपैप इलेक्ट्रिसिटी के बिना काम नहीं कर सकता, लेकिन जो CPAP है वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम कर सकता है, और ये क्या कर सकता है, दोनों तरह की ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट्स को अडॉप्ट करता है, O2 सिलेंडर्स को भी और O2 पाइपलाइंस को भी जो हॉस्पिटल्स में। नेक्स्ट है भरित तपानी, ये एक कार्निवरस रेप्टाइल है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये कार्निवरस रेप्टाइल है जो 240 मिलियन ईयर एगो रहती थी, और ये माना जाता है कि लार्जेस्ट प्रेडेटर्स थी इकोसिस्टम में। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करती है, इट बिलोंग्स टू अ जीनस एंड स्पीसीज, जिसको प्रीवियसली यही बोला जाता था तेलुगु भारी, मीन्स इन तेलुगु में इसको भारी का मतलब होता है ह्यूज, ताला का मतलब होता है हेड, और सुचुस का मतलब होता है इजिप्टियन क्रोकोडाइल हेडेड डीटी। ठीक है, तो अभी जो फॉसिल्स है वो कहाँ पे पाए गए हैं, येरापल्ली फॉर्मेशन की रॉक से पाए गए हैं, जो कि प्रणहिता गोदावरी बेसिन तेलंगाना के पास। फाइन, लास्ट यूजर दैट इज़ अ राजा परबा। रिसेंटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने उड़ीसा के पीपल को वेलकम किया, ग्रीट किया, मतलब कि बधाइयाँ दी हैं ऑन द ओकेजन ऑफ राज परबा या तो मिथुना संक्रांति, 3 दिन का फेस्टिवल होता है जिसमें हम उड़ीसा में वुमेनहुड को सेलिब्रेट करते हैं। इसका एम यही होता है कि इस पीरियड के दौरान जो मदर अर्थ हैं, जो उनकी वो मेंस्ट्रुएट करती हैं, ब्लीड करती हैं और अपने आप को प्रिपेयर करती हैं फॉर फ्यूचर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ विद द अराइवल ऑफ द मॉनसून। पीपल क्या करते हैं, इस वक्त भूदेवी गॉडेस को मानते हैं जो कि लॉर्ड जगन्नाथ की वाइफ थी। ठीक है, वुमेन को इस वक्त ब्रेक दिया जाता है हाउस होल्ड वर्क से द्वारा, और उनको जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अर्थ पे मतलब कि नंगे पैर चलते हैं। ठीक है, तो गाइस अब आपको भी पता होना चाहिए न्यूज़ का। तो गाइस यहाँ पे मैं जो डेली करंट अफेयर वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।